सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज का हमारा विषय है गाय की चिंता, मदरसों पर सवाल। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह दी और साथ ही हिंदू धर्म में गाय की महत्ता को भी समझाया। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक और बेंच ने मदरसों को फंड मिलने से जुड़ी याचिका पर सरकार की तरफ से आपत्ति जताई। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि आखिर एक पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा के लिए फंड कैसे दे सकते हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने प्रबंध समिति मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजल उलूम की याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में तमाम सवालों पर जवाब तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या कोई सेकुलर स्टेट धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे को फंड दे सकता है। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया जब 21वीं सदी में तमाम तरीके के नए नए प्रयोगों की ओर अग्रसर है, ऐसे में क्या मदरसे जैसी संस्थाओं से जुड़े रहना उस लोगों की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है जो इसके माध्यम से अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जानने में दिलचस्पी ये भी है कि जो अदालत पंथ निरपेक्ष राज्य का हवाला देते हुए धार्मिक शिक्षा पर सवाल उठा रही है, उसी अदालत के अंदर धार्मिक आधार पर ही एक पशु को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की दलील कैसे दी जा रही है। परस्पर विरोधाभास है, समझने की कोशिश करेंगे। गाय इस देश के जन चेतना से जुड़ा हुआ बड़ा संवेदनशील विषय है, वहीं मदरसे अल्पसंख्यक वर्ग की एक कमजोर नस पर हाथ रखने जैसा है। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ गंभीर किस्म का विमर्श, कुछ संजीदा किस्म का चिंतन इस संवाद के अंतर्गत करने की कोशिश हम करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि मन और शरीर का, चरित्र के भावों का परिष्कार हो, शिक्षा का यही प्रयोजन है। शिक्षा की महत्ता को देते हुए संपूर्णानंद जी ने यह विचार हमें दिया था। आशय यह था कि कुल मिलाकर एक नौकरी पाना किसी शिक्षा का मतलब नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तन का और मन का, दोनों का, और साथ ही हमारे चरित्र का, सभी का एक बेहतर स्वरूप निखर कर आए, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो क्या मदरसे इस उद्देश्य को पूरा करने में मददगार है? इस आलोक में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जेडे आजमी साहब हैं, जो पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के। जमीर अहमद खान साहब हैं, बहुत ही संजीदा किस्म से अपने विचारों को हमारे साथ तमाम कार्यक्रमों में साझा रखते हैं। अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के। और साथ ही अमरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं अध्यक्ष बार एसोसिएशन इलाहाबाद। थोड़ी देर में हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी भी होंगे, जो पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। चर्चा की शुरुआत अमरेंद्र नाथ सिंह जी से ही करते हैं। अमरेंद्र जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि मदरसे को लेकर जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने सवाल उठाए हैं, थोड़ा रोशनी देंगे। मदरसे इक्का दुक्का नहीं है, हजारों की संख्या में देश में और उत्तर प्रदेश दोनों में संचालित है। मदरसों को सरकार की तरफ से तो अनुदान मिलता ही है, कुछ मदरसे अपनी अपनी व्यवस्था में भी चलते हैं। पर आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद 75वां साल चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें अदालत ये पूछ रही है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य में मदरसों की मौजूदगी सरकार के अनुदान पर कैसे? थोड़ा रोशनी देंगे सिंह साहब? देखिए जी, भारत का जो संविधान है उसमें यह प्राविधान रखा है कि यह समानता के आधार पर कल्याणकारी राज्य का संविधान है जी। ये वेलफेयर और मदर स्टेट की अवधारणा के अनुरूप हमारे संविधान निर्माताओं ने राजेंद्र प्रसाद जी, जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे, उनके नेतृत्व में बनाया गया, अंबेडकर जी का योगदान था जी। इस संविधान में एक अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है जी जो प्रतिबंधात्मक है जी। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य समानता के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा जी। अर्थात कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 21 है जहां पे आदमी के मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है जी कि उससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा और अनेक सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी यह अवधारणा आई है
जी। कि यहाँ तक कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, जी। हमें अधिकारों की रक्षा, असमानता के विरुद्ध रक्षा, एंड बहुत से ऐसे है जो मौलिक अधिकार के रूप में देखे गए हैं। अब यह शिक्षा के भी क्षेत्र में यह जी। भी एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। जी। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, राज्य का यह कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्रदान करे, चाहे वह किसी भी रूप में शिक्षा दी जा रही हो। अब धर्म और शिक्षा दोनों फर्क है। जी। धार्मिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में यह फर्क उत्पन्न हुआ है और यही विचार प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय ने उठाया है जी। कि जहां धर्म को प्रोपोगेट किया जाए, क्या उसे भी राज्य सरकार का अनुदान दिया जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि यह एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करता है। यह समानता के अधिकार और समानता की जो भारतीय संविधान की अवधारणा है उसके विरुद्ध उन्होंने माना है। जी। और ये एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न उठाया है जी। कि 70 साल में हम टैक्स सबसे लेते हैं तो वह पैसा सबके उपयोग में आना चाहिए। जी। अब अगर वो कुछ विशेष लोगों के उपयोग में आता है तो यह प्रश्न वाजिब उठेगा। जी। इसका उत्तर राज्य सरकार को देना पड़ेगा या केंद्र सरकार को भी। हम भी उसके उत्तरदायी होंगे कि इस बात को, इसको धर्म के आधार पर बंटवारे को नहीं देखना चाहिए। जी। यह एक है, संवैधानिक प्रश्न है कि आखिर टैक्स पेयर का ही तो पैसा देश के लाभ के लिए, जिस सड़क के लिए, निर्माण के लिए पैसा सरकार लेती है, उस पे यह नहीं देखा जाता कि कौन सी जाति और धर्म का व्यक्ति उस पे कैसे चलेगा। सबको अधिकार है चलने का। शिक्षा प्राप्त करने का भी उसी तरह से सबको अधिकार है। मेरे अमृत सिंह साहब, कुछ सवाल हैं आपसे इसके संदर्भ में। ये सवाल केवल मदरसों तक सीमित रहेगा कि इसके क्षेत्र को और व्यापक किया जाएगा? जिस देश में अल्पसंख्यक विभाग की अवधारणा है तमाम राज्यों में और देश में भी, तो टैक्स पेयर का पैसा तो उस अल्पसंख्यक विभाग के नाम पर भी है। तो अल्पसंख्यक विभाग का होना ही आपके समानता के सिद्धांत को खारिज कर देता है जिसकी बात आप कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक सवाल के दायरे में आएगा? पहला। दूसरा, आपसे जानना है कि इस देश में केवल और केवल मदरसे ही संचालित नहीं होते, तमाम संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों का संचालन भी होता है, जिनमें मूलतः शिक्षा के केंद्र में सनातन धर्म होता है। तो क्या वह भी उस प्रकार के सवालों के दायरे में आएगा? बतौर अधिवक्ता इसमें थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? आपने संस्कृत विद्यालय की बात जो की, जी। अगर वह अनुदान पाते हैं तो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। संस्कृत एक भाषा है और बड़ी व्याकरण सम्मत भाषा है जी। इसको बड़ा उच्च कोटि की भाषा के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत जी। और इस पे दुनिया के अन्य देशों में भी रिसर्च हो रहा है। हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं जी, चिकित्सा के और से बहुत से है, एस्ट्रोलॉजिकल है जी, बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में लिखे गए, ऋग्वेद लिखे गए। जी। इससे धर्म से लोगों ने उस समय संभवतः इसलिए जोड़ा जी, कि वे लोग उसका अनुपालन करें, डरें। जी, लेकिन अगर इस पहलू को हटा दिया जाए जी, तो अभी कोरोना काल में आप देखिए ऐसे आयुर्वेदिक मेथड्स को एलोपैथिक डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि इनको आप फॉलो करें जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आपकी इम्यूनिटी बढ़े। जी। अब उसको हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही संस्कृत एक भाषा है, एक वैज्ञानिक भाषा है, वहां पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। मैं समझता हूं अगर धर्म की शिक्षा दी जाती है तो वहां पे भी फर्क करना पड़ेगा कि तब वह एक सीमित और एक विशेष वर्ग के लाभ के लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग है जहां हमारे मुस्लिम भाई बहन वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं जी। ऐसे ही बीएचयू में भी है, वहां उर्दू विभाग है, वहां भाषा का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जहां जैसे आपने उसको धर्म में परिवर्तित किया तो यह प्रश्न वाजिब रूप से उठेगा। यह प्रश्न वाजिब होकर उठेगा, ये मानना है अमरेंद्रनाथ सिंह जी का। मुझे आजमी साहब के पास जाना है, लेकिन उससे पहले मैं जमीर अहमद खान साहब के पास जाना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि आखिर मदरसों में होता क्या है। मदरसे इस देश में कोई 10, 20, 50, 100 साल पुरानी व्यवस्था नहीं है।
बल्कि सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्था है। मदरसों के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करके तत्कालीन सरकारों में लोग नौकरी पाया करते थे। जानकारी के लिए बता दूं कि स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस देश में कलकत्ता मदरसे के नाम पर 1781 में मदरसे की स्थापना की थी। इसके बाद में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला गया, संस्कृत कॉलेज के रूप में, जो बनारस में खोला गया तकरीबन 11 साल बाद। संस्कृत का उल्लेख जो मैंने किया था वो इसी संदर्भ में किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी नीति में कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया था। तो खान साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि कुल मिला के मदरसों के संदर्भ में कोर्ट को ऐतराज है, और ऐतराज इस संदर्भ में है कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में सरकारी इमदाद किस लिए। पहला तो आपसे जानना है, क्या ये मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं, और क्या वर्तमान समय में इनकी कोई प्रासंगिकता है? मदरसों को लेकर वैसे ही समाज में काफी वातावरण इस समय पर दूसरे प्रकार का रहता है। थोड़ा आप अपना नजरिया हमारे साथ साझा करेंगे? जी, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मदरसा किस चीज को कहते हैं। जी मदरसे का मतलब स्कूल, जी ये अरबी का लफ्ज है, जी फारसी का लफ्ज है, जी। लिहाजा स्कूल है इसका मतलब। जी इस मुल्क के अंदर लगभग 350-400 साल से शिक्षा का ये माध्यम रहे हैं। इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने शिक्षा प्राप्त की जी और सरकारी नौकरी भी पाते थे। जी इसके बाद हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे देश के, जी मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो भी मदरसे की देन थे। बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर भी मदरसे की देन थे। लिहाजा मदरसे को ये कहना कि ये खाली धार्मिक शिक्षा देता है, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। जी मदरसे का पहले तो मतलब ही मैंने आपसे अर्ज किया कि ये स्कूल है। जी अब जब स्कूल के अंदर शिक्षा होती है तो आप देखिए कि वहां पर हिंदी की भी शिक्षा दी जाती है, वहां पर मैथ भी सिखाया जाता है, वहां भूगोल भी है। खाली मदरसा कहने के बाद चूंकि वो मुसलमानों के ताल्लुक से एक माहौल बना दिया गया है इस मुल्क में, जी लिहाजा वो हमारी अदालतों में भी दिमागों में घुस गया है। क्योंकि एक बार मैं आपको मिसाल दूं कि क्या हुआ कि जिस टाइम 126 मदरसे ग्रांट लिस्ट के लिए गए तो एक हमारे बस्ती के भी मदरसे वाले थे, वो हाई कोर्ट चले गए कि हमें भी ग्रांट लिस्ट पे लिया जाए, हमें ग्रांट लिस्ट पे नहीं लिया गया। लिहाजा हमारे श्रीवास्तव साहब हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने बजाय इसके कि मेरिट पे उसका फैसला करते, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है, लिहाजा इनको माइनॉरिटी यहां माना ही ना जाए। जी लिहाजा जब अदालतों की ये मेंटेलिटी हो जाएगी और वो सांप्रदायिक उनके जहनों में एक द्वेष बैठ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के फैसले आना ही है। अभी आपने गाय के ताल्लुक से बात कही, तो क्या सारा मुल्क, हमारा ये पूरा मुल्क काऊ बेल्ट को छोड़ के, क्या वहां का हिंदू, वहां का सिख, वहां का ईसाई गाय नहीं खाता है? जी। आप पूरे मुल्क के अंदर बैन कर दीजिए, आप करके तो देखिए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप हिंदी थोप दीजिए जरा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, आप हिंदी भी नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान हिंदी नहीं बोलता है। लिहाजा जो आप कर रहे हो, इस मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, और ये काम अदालतों ने भी अब शुरू कर दिया। जब हम इस तरीके से बढ़ जाएंगे और हमारे जहनों में सांप्रदायिक जहर बैठ जाएगा, तो ये इस मुल्क को कहां ले जाएगा, ये हम और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये नौजवानों को 70 साल में बहका कर जहां लाकर खड़ा कर दिया गया है, एक नफरत का माहौल है। फेरी वाला जाता है तो उसके साथ भी वो होता है कि जो हमारे लिए शर्म का बाइस होता है, पूरे मुल्क का सर शर्म से झुकता है। हम तालिबान को कहने के बाद अपने तालिबान को और अपने गिरबान को नहीं झांकते, लिहाजा अदालतें भी वही काम ना करें। अदालतें भी वही काम ना करें, ये जमीर अहमद खान साहब बोल रहे हैं। लेकिन जमीर अहमद खान साहब, एक आपसे सीधा प्रश्न है। मदरसे का मतलब स्कूल होता है आपने कहा, लेकिन मदरसे का मूल उद्देश्य क्या है? क्या इस सच्चाई को आप खारिज करेंगे कि इस्लाम की शिक्षा देना ही मदरसों का मुख्य उद्देश्य है, या इससे इतर किसी और दृष्टिकोण के साथ हमसे साझा करेंगे कि ये सोच गलत है, ये दृष्टिकोण गलत है और इस प्रकार का विचार भी गलत है, व्यवहार में ऐसा नहीं है? थोड़ा आप खुलासा करें, क्योंकि समाज को मदरसों के संदर्भ में बोध इसी बात का होता है कि वहां जहां पर एक मुसलमान को इस्लाम के कायदे कानून सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा आप रोशनी दें।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी। देखिए, ऐसा है कि वहां पर क्या आप ये समझते हैं, बंगाल के अंदर देखिए, आप बिहार में देखिए, हजारों हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हैं, हजारों। जी। तो क्या उनको इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, उनको नमाज सिखाई जाती है, उन्हें कुरान सिखाया जाता है? ऐसा नहीं है। जी। ऐसा यूपी के अंदर भी ऐसा नहीं है। हमारे उन्नाव में भी बहुत मदरसे हैं जिसके अंदर हिंदू स्टूडेंट्स हैं। जी। लिहाजा जब शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार हमें जी। नहीं दिया गया है, सरकार कहां देती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो 70-73 साल गुजरने के बाद क्या वो मिल पाया? जी। अगर ये मदरसे ना हो तो जी। गांव के और मोहल्ले के गरीब बच्चे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जी। कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ना आबासात सीख पाएंगे। अब उस मदरसे के नाम ये द्वेष रखे, कभी आदि समय हो जाता है, जेल में रह लेते हैं इतने लोग। ये चुनौती है। हम विकास की बात, विकास करते हैं जो भी वो हमें कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। जमीर अहमद खान साहब को बड़ी नाराजगी है, उन्हें लग रहा है कि मुसलमान होने की कीमत वर्तमान दौर में चुकानी पड़ रही है। मेरे साथ में चिंतामणि मालवीय जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, उज्जैन से सांसद रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या कहते हैं चिंतामणि जी, मदरसे की व्यवस्था बंद हो जानी चाहिए? कोर्ट ने सवाल उठाया है, सरकारी संरक्षण में क्यों? आप सरकार के संदर्भ में किस दृष्टिकोण के साथ है? अदालत के सवाल सही हैं या आप मानते हैं जैसे इस देश में कॉन्वेंट के स्कूल चल रहे हैं, लोग बड़ा प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं कॉन्वेंट के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना, तो मदरसों के संदर्भ में इतना शिकवे, इतनी शिकायत किस लिए? देखिए, बहुत स्वाभाविक है, जब सारे रिजल्ट आप देखेंगे, सारे समाचार देखेंगे इस तरह की, जब तो स्वाभाविक परसेप्शन बनता है, क्योंकि मदरसों में केवल इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, वो आधुनिक शिक्षा से बहुत दूर है। वो बच्चों को केवल एक विशिष्ट तरह का 1400 साल पहले का एक माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। उस व्यवस्था में, उस बंधी व्यवस्था को दिमाग में इतना डालते हैं कि बच्चा किसी काम का बचता नहीं। तो एक बच्चे की तो जीवन की हत्याएं कर ही रहे हैं, उसे केवल एक धार्मिक पशु बनाने का काम कर रहे हैं, इसके सिवा इनका कोई नहीं। लेकिन जहां तक इस देश के दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित है कि आप देखिए, बिजनौर में एक मदरसे में दवाई के डब्बों में पिस्टल, ये तो आपको भी पड़ा होगा द्विवेदी जी, आपने अभी अभी की घटना है, दवाई के डब्बों में पिस्टल और बम मिले हैं बिजनौर में। सहारनपुर में रॉकेट लॉन्चर, यानी बंदूक तो बहुत दूर की बात है, रॉकेट लॉन्चर तक मदरसों में मिले। तो मदरसे पूरे देश में आतंकवाद के प्रसारण का एक बड़ा माध्यम बन गए हैं। और केवल इतना नहीं भाई, देखिए एक पुलवामा हत्याकांड हुआ, वो पुलवामा हत्याकांड में हम सब लोग जानते हैं कि केवल सोफिया का एक सज्जाद भट्ट करके एक आतंकवादी पकड़ा गया। उसकी जब जांच हुई तो पता चला कि केवल एक मदरसा सोफिया जिले का है जिससे 13 दुर्दांत आतंकवादी निकले हैं। अब बताइए कि एक मदरसे से अगर 13 दुर्दांत आतंकवादी निकले तो देश में पसरे ये लाखों मदरसे किस तरह का मानव बम पैदा कर रहे होंगे, किस इस देश को तहस-नहस करने, इस देश की जो लोकतंत्र को, इस देश की व्यवस्था को, इस देश का जो भी देश की शक्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सीमावर्ती जिले में हम देखिए, मदरसे सबसे ज्यादा तेजी से अगर बढ़े तो सीमावर्ती जिले में बढ़े हैं, बहुत तेजी से 1000% की गति। तो चिंतामणि, मैं आपसे एक सवाल करता हूं बहुत बुनियादी तौर पे। इस देश में रोज हत्या के अनगिनत मुकदमे दर्ज होते हैं, चाकूबाजी की घटनाएं दर्ज होती हैं, बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। आपसे सवाल है, वो जिन जिन शिक्षण संस्थाओं से पढ़कर निकले हुए लोग हैं, क्या उन पर भी ताले लग जाने चाहिए? क्योंकि आपने बताया कि मदरसों से तो आतंकवादी निकल रहे हैं, पर ये जो गोलियां चल रही हैं चंबल के इलाके में, ये जो गोलियां चल रही हैं बाकी इलाकों के अंतर्गत, इसके संदर्भ में भी कुछ दृष्टिकोण देंगे? अभी रोहतक में ही एक युवक ने अपनी मां, अपनी बहन, अपने पिता, अपनी नानी की हत्या कर दी।
क्या कहते हैं आप? उन शिक्षण संस्थाओं पे ताले कब लगवाएंगे आप? मैं आपके तीखे सवालों का बड़ा मुतासिर हूँ, बड़ा प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी बात करी आपने, लेकिन एक संगठित अपराध, एक सोची समझी रणनीति जी, और जो कई सालों से चल रही है उसमें, और एक सहज हो जाने वाले या फिर वो स्वभावगत हो जाने वाले या परिस्थितियों के कारण हो जाने वाले अपराध, और उसमें अगर आप अंतर नहीं करेंगे तो मुझे आपके तर्क क्षमता पर भी मुझे प्रश्न उठाना पड़ेगा कि आप किस तरह सोचते हैं जी, क्या एक आप सेना और गुंडों में कोई अंतर नहीं करेंगे जी। आप कहेंगे सेना और एक छोटे दल में कोई अंतर नहीं करेंगे? अरे भाई, एक सुसंगठित व्यवस्था जब काम करती है तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है। जब दिमाग में बच्चे को ये भर दिया जाएगा कि केवल आप ही सत्य हो और बाकी सब कुछ गलत है। अभी सज्जाद साहब, पता नहीं मैं नाम भूल गया इनका, लेकिन जमीर अहमद खान साहब, शिक्षा की बात। जी साहब, जमीर अहमद खान साहब, जमीर अहमद खान साहब बड़ी शिक्षा की बात कर रहे थे कि अरे आप कौन सी शिक्षा देते हो, केवल आपके लिए तो बाकी पूरी शिक्षा जहीलियत है। दुनिया का सारा आपने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी, यही कहकर के तो जला दी, जहां पूरे विश्व के हजारों लोग पढ़ते थे, ये कहकर के जला दी कि जब कुरान है तो किसी और किताब की जरूरत क्या है, ये कहकर के नहीं जलाए। बताए जलील अहमद साहब, बताए कितने यूनिवर्सिटी आपने जलाई है? और आपकी सोच मेरा आपसे एक सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के, एक राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और आप बता रहे हैं कि मदरसे तो कुल मिला के आतंकी ही पैदा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं, तो आपकी सरकार कर क्या रही है? 7 साल हो गए इस देश में मजबूत सरकार चलाते हुए, आपको 5 साल होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उत्तर प्रदेश में अपना कार्यकाल पूरा करते हुए। उन मदरसों के लिए आपने क्या किया? आपने किसी पे ताला डाला हो ऐसा दिखा नहीं। अदालत के भरोसे है आपकी सरकार। जब आपके विचार इतने स्पष्ट हैं, इतनी दृढ़ता के साथ हैं, इतनी स्पष्ट मान्यता के साथ हैं, तो इतने लाचार, इतने कमजोर कोई कार्रवाई करने के संदर्भ में आप क्यों नजर आए 7 साल से? देखिए, जब ये कोर्ट जैसी संस्थाओं पर प्रश्न उठा सकते हैं, उस देश की कोर्ट जो एक आतंकवादी के लिए रात को खुल जाती है जी, उस देश की कोर्ट जिसके कारण हजारों और लाख रोहिंग्या इस देश में मानव बने घूम रहे हैं, इस देश में कचरा जो केवल गंदगी पैदा कर रहा है, वो गंदगी पैदा करने वाले लोग जहाँ घूम रहे हैं लाखों की संख्या में, जिस कोर्ट के कारण उस कोर्ट पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, तो बताइए कि राजनीतिक पार्टी को क्या कहेंगे? ये तो पहले से ये बात कर रहे हैं। तो जब कोर्ट पे संवैधानिक संस्था पर जिस पर ये बड़ा मानकर वो कहते हैं कि नहीं हम तो कोर्ट की मानेंगे जब इनके फेवर की बात रहती, कोर्ट ने आज तक जितने फैसले दिए वास्तव में सही सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता तो ये है कि किसी भी मदरसे को 1 रुपया नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई इस देश की शिक्षा नहीं दे रहे, वो विज्ञान नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि विज्ञान से तो इनको नफरत है, वो गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, वो इतिहास नहीं पढ़ा रहे, वो दूसरा कुछ नहीं पढ़ा रहे, वो केवल नफरत पढ़ा रहे हैं, वो केवल नफरत। मैं फिर आपको अपना सवाल दोहराता हूं, फिर आजमी साहब के पास चलूंगा कि आपने कहा 1 रुपया नहीं देना चाहिए, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की दमदार सरकार अभी भी मदरसों को पैसे उपलब्ध कराती है। क्यों कराती है? रुचि है आपकी आतंकी पैदा कराने में, इस प्रकार की मानसिकता को फैलवाने में? क्यों नहीं आपने बंद कर दिया? सवाल है। जितनी दृढ़ता के साथ आप बाकी बात कह रहे हैं, थोड़ा इस पर भी उतनी दृढ़ता के साथ कहें कि कहां कमजोरी है आपकी, कहां लाचारी है, कहां बेबसी है, कहां है? देखिए, जिन मदरसों में इस तरह की गतिविधियां आई है वहां तो कार्रवाई की है, लेकिन ये मानवीय चेहरों के पीछे छुपने वाले जो है देते हैं, ये मानवीय चेहरा देखिए, शिक्षा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, ये कैसे? अरे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और स्कूल खोले जा सकते हैं, आपको दीनी तालीम क्यों देना है और केवल दीन तालीम क्यों देना है? और ये तमाम ये जो तालिबान इतना बड़ा दिख रहा है, ये जो अफगानिस्तान में तशद्दुद मचाए हुए हैं, ये तालिबान तो तालिबी हैं, सब मदरसे के विद्यार्थी हैं जो हेलीकॉप्टर में मदरसों के खिलाफ उनकी सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आजमी साहब आपके पास में लौटकर आता हूं और अपनी बात वहां से लेता हूं जहां जमीर अहमद खान साहब ने छोड़ी। उन्होंने बताया कि एक से एक आला किस्म के लोग मदरसों से निकले हैं, पर कहां चूक रह गए आजमी साहब कि वर्तमान में मदरसे कोई अच्छे उत्कृष्ट विद्यार्थियों को देने वाला संस्थान हो, ऐसी छवि समाज के बीच में वर्तमान में तो नहीं रखते। इस सत्य से शायद ही आप इंकार करें।
कहां चूक गए उस मदरसों में शिक्षा देने वाले, इस मदरसे की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग? क्यों ऐसा वातावरण समाज में बना पाने में नाकाम हो गए? जो एक 300-400 साल पुरानी व्यवस्था थी, आज उसका उल्लेख चिंतामणि मालवीय जी सार्वजनिक रूप से इतनी दृढ़ता के साथ कर ले रहे हैं। कौन दोषी है इसके लिए? देखिए हिमांशु जी, मुझे ये बात कहने में बड़ी शर्म आती है जी कि जो अभी आपने के जो सांसद जी के जो ख्यालात थे जी वो बड़ा मुझे खराब लगा, जी। क्योंकि उनको पहले ये नहीं पता है कि मदरसा किसे कहते हैं। जी मदरसा एक्चुअली कहते हैं प्राइमरी स्कूल को कहते हैं। जी जब वो बच्चा जब जैसे प्राइमरी स्कूल में जाता है वैसे मदरसों में जाता जी। है। मदरसा इसलिए कायम किया गया था ताकि लोग जाकर के वहां शिक्षा हासिल करें जी। और शिक्षा हासिल करके समाज में अपना एक अस्तित्व बना सकें। जी लेकिन क्या है कि मदरसों के बाद जैसे नाम आता है, सबसे पहले हम मदरसों को इस नजरिए से देखते हैं जैसे लगता है कि ये टेररिस्ट का अड्डा जी। है। ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं पहले उनको मदरसे में जाना चाहिए, जी। मदरसे में जाके देखना चाहिए कि मदरसे में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। जी शिक्षा वहाँ तालीम जरूरी नहीं है कि सिर्फ दीनी तालीम होती है, जी। वहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, सारी चीजें पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो उस मदरसों से तमाम ऐसी शख्सियतें पैदा हुई हैं जो हिंदुस्तान की जंग आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो बड़े काबिल लोग रहे। मदरसे से मौलाना अबुल कलाम आजाद को बात करते हैं, उनको भी ले लीजिए, उनकी भी शिक्षा प्राइमरी मदरसों से हुई थी। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें मदरसों से निकली। आजमी साहब, बहुत विनम्रता के साथ मैं बीच में आपको रोकता हूं। हम उदाहरण मदरसे के संदर्भ में दे रहे हैं तो 80 साल पुराने शख्स के किरदार को कार्यक्रम में बोल रहे हैं। पिछले 10 साल, 20 साल या 30 साल में ऐसे कुछ नामचीन लोगों के नाम गिनवाने की स्थिति में आजमी साहब आप हैं? देखिए, ये मदरसों से निकली हुई प्रतिभाएं हैं जो इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में, इस देश को गौरवान्वित करने में अपना योगदान दे रही हैं। कहीं ना कहीं सवाल तो है, और इस सवालों के संदर्भ में जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो सिस्टम ही है जो लोग चलाते हैं। शायद लोगों ने उस तरीके से काम नहीं किया ताकि अगर ये बात आई है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा होती है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने, आपको पता ही होगा कि 1986 में ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी और शिक्षा नीति का मकसद यही था कि जो मुस्लिम में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज में जुड़ नहीं, समानता नहीं हो पाती है, बराबर में खड़े नहीं हो पाते, उनको शिक्षा के माध्यम से अपग्रेड कर किया जाए ताकि वो समाज में अच्छे अस्तित्व बना सके और अच्छा देश के लिए कुछ कर सके, अपने लोगों के लिए कर सके। जाहिर सी बात है, जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो 1986 में एक शिक्षा नीति बनाई गई और 1992, 93, 94 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और वो इसलिए किया गया था ताकि माइनॉरिटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मदरसे हैं, इन मदरसों में एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन लाया जाए और उस एजुकेशन से समाज में मतलब लोगों को एक स्टेटस दिया जाए। और उसी नीति से गवर्नमेंट ने ये काम किया। अभी आपने कहा कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इंटरफेयर किया है, आपको मैं बता दूं कि हाईकोर्ट को ये करने का, इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक पॉलिसी बनाई है और उस पब्लिक इंटरेस्ट में है, पॉलिसीज है, तो पॉलिसीज पे कोर्ट नहीं उंगली उठा सकती, उसको रोक नहीं सकती है, सवाल नहीं खड़ा कर सकती है। आप देखिए आर्टिकल 29 और 30 में तो वो ये साफ लिखा हुआ है कि वो अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित कर सकते हैं और वो चला सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी कोर्ट इंटरफेयर। आजमी साहब, मैं निवेदन के साथ करना चाहूंगा कि कोर्ट ने संस्थाएं चलाने पर सवाल नहीं उठाया, सरकारी खर्चे पर संस्थान चलाने पर सवाल उठाया है कि आप सरकारी अनुदान के साथ में से नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट का सवाल है। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, तमाम ईसाई मिशनरीज चला रही हैं, पर वो सरकारी अनुदान की तरफ टकटकी बांध के नहीं देखती हैं। आपसे सवाल है, क्यों इस देश की 400 साल पुरानी संस्थाएं सरकारी इमदाद की मोहताज हैं? अगर मदरसे वाकई शिक्षा के इतने अच्छे केंद्र हैं,
अगर मदरसों के साथ में आपके समाज की भावनाएं इतनी जुड़ी हुई हैं, तो अपनी दम पर, अपनी कुव्वत पर इन मदरसों के संचालन की जिम्मेदारी क्या इस्लामिक संस्थाओं को नहीं उठानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, उठानी चाहिए। लेकिन क्या है कि जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो संस्था को कायदे से रन कर सकें जी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो चला सकें। मजबूरन उनको अनुदान लेना पड़ता है या वो चंदे से चलाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये पॉलिसी लाई कि ताकि इनको अपलिफ्ट किया जाए और ये समाज में अपना एक अस्तित्व बना सके। इसलिए जैसे रिजर्वेशन क्यों दिया गया, रिजर्वेशन देने का मतलब इसलिए था कि ताकि ये अपलिफ्ट कर दिया जाए और ये इनका स्टेटस ऊपर आ जाए, लोगों समांतर आ जाए। तो समांतर के लिए इन्होंने ये काम किया कि रिजर्वेशन दिया और इसी तरीके से मुस्लिम मदरसे जितने हैं उन संस्थाओं को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने अनुदान दिया। और अनुदान अगर दिया है तो अनुदान ये दिया कि मॉडर्न एजुकेशन आप लाएंगे, दीनी तालीम के लिए। थोड़ी कहा कि सिर्फ वहां कुरान ही पढ़ा जाएगा, वहां कुरान नहीं, वहां सारी तरीके की शिक्षाएं होंगी। आप मदरसों कहा बहुत कुछ गया आजमी साहब, लेकिन 1986 की शिक्षा नीति और आज 2021 उसके बाद तो नई शिक्षा नीति भी आ गई, लेकिन पहुंचे कहां इसका सवाल है। लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, अमरिंदरनाथ सिंह जी के पास में वापस चलता हूं। अमरिंदरनाथ सिंह जी, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूसरी टिप्पणी पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जिस इलाहाबाद कोर्ट ने देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप के आधार पर कहा कि यहां पर धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है, वही इलाहाबाद कोर्ट गाय की हत्या के संदर्भ में, गौवध के संदर्भ में धार्मिक आधार पर अपना फैसला दे रहा है। अर्जी एक जमानत याचिका के संदर्भ में थी और माननीय न्यायाधीश उसमें कह रहे हैं कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। सरकार को संसद में बिल करते हैं। सवाल है, एक तरफ बात हो रही है पंथ निरपेक्ष देश की, एक तरफ गाय पर इसलिए कोई प्रहार नहीं होना चाहिए कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 33 कोटि देवी देवता यहां पर वास करते हैं। कहीं ना कहीं जहन में आएगा नहीं कि इस देश में वाकई धर्म के आधार पर अदालतें फैसला करने लगी हैं। कहीं ना कहीं धर्म ही मूल आधार हो जा रहा है और इसी के चलते जमीर अहमद खान साहब को शिकायत हो रही है कि राजनेता तो करते ही थे, अब अदालतों के भी सुर कुछ इस प्रकार के हो गए। क्या कहते हैं अमरिंदर जी, आपका इतना लंबा तजुर्बा है। धर्म को तो कोई अलग नहीं कर सकता, यह स्वभाव है हमारा जी। हम चाहे जिस धर्म के भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमको अपने धर्म को, अपने आचरण को मानना है, उससे कोई ऊपर नहीं है जी। जब मूर्ति के रूप में कोई शपथ लेता है तो ईश्वर के नाम पे शपथ लेता है जी। तो जिसको वो अपना ईश्वर समझता है उसके नाम पे शपथ लेता है जी। अब ये जमानत के प्रार्थना पत्र पे जो गाय के बारे में कहा गया है जी, तो अगर इसको धार्मिक दृष्टिकोण, ये एक देखिए, ये एक सुझाव के रूप में मैं समझता हूँ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय ने दिया है जी। वह सुझाव माना जाए या न माना जाए, ये उनकी एक व्यक्तिगत न्याय की टिप्पणी थी जी। लेकिन इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ी आबादी है जी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय का महत्व माना गया है दुनिया भर में जी। अब गाय को मांस के रूप में उपयोग किया जाता है हिंदुस्तान, भारत में भी, दक्षिण के राज्यों में बहुत से ऐसी जगह हैं जहां हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं जी, केरला में खासतौर और नॉर्थ ईस्ट में भी जी। लेकिन कब करते हैं जी, उसकी उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए जी, तो वह धर्म इसीलिए जोड़ा गया कि गाय का संरक्षण हो, क्योंकि वह दूध देती है, घी देती है, उससे हमारी खेती का विकास होता है, खेती से जुड़ी है। मैं समझता हूं इसको बहुत हम लोग उस दृष्टिकोण से न देखें। अब ये संसद अगर समझेगी ठीक तो वो उनके विचारों को मानेगी। मैं संसद की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो केवल और केवल माननीय उच्च न्यायालय की 2 आदेशों को आपके सामने रख रहा हूं और उस अदालत के संदर्भ में रख रहा हूं जहां पर आप सक्रिय हैं। आप तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ही हैं। उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 दिन के अंदर 2 टिप्पणी आपसे साझा है। एक मदरसों के मामले में, जिसमें स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में
धार्मिक आधार पर शिक्षा कैसे दी जा सकती है? और दूसरी टिप्पणी है कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसलिए वहां पर गाय का वध कैसे संभव है? राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, उसके वध को अपराध घोषित कीजिए, संसद में बिल लेकर आइए। थोड़ा विरोधाभास है। आप कानूनविद हैं, थोड़ा रोशनी दीजिए ना कि एक ही अदालत और दो किस्म के दिशा निर्देश, कहीं भ्रम नहीं पैदा होता? नहीं, भ्रम इसलिए नहीं पैदा होता कि यह राज्य के सब्जेक्ट जो है संविधान में, उसके अंतर्गत काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट है जी। गो हत्या के विरुद्ध जो में कानून है जी। जहां नहीं है की संस्कृति और कल्चर के अनुसार से नहीं है जी। जहां की संस्कृति है, जहां का कल्चर है और एक बड़ी आबादी अगर इसको मानती है जी तो वहां पे उन्होंने यह सुझाव ही दिया है। उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया है जी या उन्होंने किसी कानून की, उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर ये हमारे राज्यों में इस तरह के गोवध के विरुद्ध है जी। और गाय की उपयोगिता, तो यह सुझाव स्वरूप है, वो कोई बाध्यकारी नहीं है किसी उसे सुझाव के रूप में ही ग्रहण कीजिए। अमरेंद्र सिंह जी का कहना है, पर आदेश तो अदालत ने मदरसों के संदर्भ में भी नहीं दिया है, उसमें भी सवाल ही उठाया है। लेकिन मैं जमीर अहमद खान साहब वापस आपसे चर्चा मदरसों पर ही करना चाहता हूं और आपसे उस विफलता पर कुछ टिप्पणियों की अपेक्षा करता हूं कि जिस 300-400 साल पुरानी मदरसा की व्यवस्था को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो मदरसे आज इस देश में गर्व का विषय क्यों नहीं है? माननीय आजमी साहब बोले कि अल्पसंख्यकों का संस्थान है, पैसे नहीं रहते हैं, पर इस देश में मुसलमानों की संख्या जितनी है उससे बहुत कम संख्या ईसाइयों की है जो कॉन्वेंट स्कूलों का संचालन करते हैं। आज इस देश में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाना गर्व का विषय होता है। कतार में लगकर लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां से निकले हुए लोग समाज में एक अतिरिक्त सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है खान साहब, क्या इस विफलता को लेकर, इस दीनता को लेकर कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द आपके अंदर है कि मदरसे समाज और व्यवस्था में वो योगदान दे पाने में नाकाम रहे जो आज के समय की जरूरत थी और इसीलिए सवालों के घेरे में? जी, एक हमारे चिंतामणि जी ने एक सवाल किया था और आपने भी एक सवाल किया था, पहले उसका जवाब दे दो फिर इसका। आपने ये कहा था कि मदरसों से निकले हुए लोग कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर सके, कोई यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने क्यों नहीं बनाई। तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। वसीम अख्तर साहब एक मदरसे के स्टूडेंट थे और उस यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, वो उसके चांसलर भी रहे। दूसरी चीज, हाफिज सिद्दीक साहब सहारनपुर में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी 1000 एकड़ पे बनाई। तीसरे, मोहम्मद आजम खान साहब, इन्होंने भी बचपन में मदरसे में ही पढ़ा है, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन जब यूनिवर्सिटी कोई मुस्लिम लीडर बनाता है तो उसका हशर आजम ऐसा होता है, हाफिज सिद्दीक साहब जैसा होता है, जिनके पीछे ईडी भी लगी होती है और जिनके लिए जेल के दरवाजे खुले होते हैं। कौन करेगा हिम्मत? आप देखिए कि यहां हमारे पूर्वी यूपी में एक विधायक जी थे, उन्होंने इंटर कॉलेज बनाए, कई 5-6, सब डोजरिंग कर दी गई और वो और उनके भाई वगैरह जेल में है। लिहाजा शिक्षा के ऊपर अगर कोई मुसलमान काम करता है उच्च शिक्षा पे, तो हमारी सरकार नहीं चाहती कि उच्च शिक्षा मुसलमान प्राप्त कर सके। जौहर यूनिवर्सिटी का आपने देखा कि गवर्नर कुरैशी साहब ने जो खत लिखा है, हो सकता है कि आपकी नजर से गुजरा हो, अखबारों में भी छपा है, और उन्होंने जो लिखा है कि जिस तरीके से गवर्नर लगभग 10-11 साल उसको टालते रहे बिल को, जौहर यूनिवर्सिटी के बिल को, और उनको अपनी गवर्नरशिप को गंवाना पड़ा और उन्होंने उसको पास कर दिया। लिहाजा कौन करेगा हिम्मत? कौन खड़ा होगा मुसलमानों के लिए? अब मैं दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि वहां से क्यों ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जो मुसलमान बहुत गरीब हैं वो एक पैसा उन मदरसों में नहीं देते, बल्कि उनको वहां से, और हिंदू भी गरीब, उनको वहां से खाना भी मिलता है, वहां से उनको कपड़ा भी मिलता है, वहां से उनको जूता भी मिलता है। लिहाजा वो गरीब जो कभी कुछ सीख नहीं पाते,
जो छोटी सारी शिक्षा भी नहीं हासिल कर सकते थे, वो आप कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल में कोई मामूली आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। वहां की फीस, उसके 1 साल का खर्चा है, 1 महीने की फीस उस गरीब आदमी के। वो गरीब उन मदरसों के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो क्या हमारी अदालतें ये चाहती हैं कि ये मुसलमान जो हैं, ये जो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद अपना कारोबार पंक्चर वगैरह का करने लगते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, ये भी ना कर पाए? क्या ठेला ही चलाते रहे? क्या उनको 1, 2, 3 भी ना आए? क्या उनको आवासा भी ना आए? पता नहीं ये कौन सी जहीनियत इस मुल्क में काम कर रही है, जो इस मुल्क को तोड़ने वाली जहीनियत है। आप अभी कह रहे थे कि वहां से तालिबान निकलते हैं। कभी हमारे चिंतामणि जी मदरसे गए हैं? कभी इन्होंने मदरसे की शिक्षा को देखा है? आप सहारनपुर चले जाएं, देवबंद, बड़े बड़े लोग जाते हैं वहां। हमारे गवर्नर साहब भी गए और बड़े बड़े लीडर जाते हैं, भाजपा के लीडर भी वहां गए। वहां की शिक्षा देख के, वहां का स्टैंडर्ड देखने के बाद उन्होंने हमेशा तारीफ की। वहां पे दूसरे मुल्क के एम्बेसडर तक जाते हैं जी। हम जहां खड़े हैं, आपने देखा कोरोना में क्या हुआ? हाफिज साहब, जो मौलाना साहब से, क्या वो जेल जा पाए? क्या इल्जाम नहीं लगाए थे तबलीगी जमात पर? तो बात यह है कि खाली ये कहने के बाद कि वो शिक्षा का अड्डे नहीं है, बल्कि वो आतंकवाद के अड्डे हैं, आप हिंदू नौजवानों के जहनों में जहर भर रहे हैं। और वो जहर जो है जब फूटता है तो यही इसी तरीके से सड़कों पे निकलता है कि चूड़ी वाले को मार लिया, फला को मार लिया, ट्रेन में मार लिया। आप वो नफरत जो आप पैदा कर रहे हो, वो जो जहर है, वो जहर एक दिन हिंदू समाज के ऊपर भी गिरेगा। हिंदू समाज के ऊपर भी गिरेगा। खान साहब, आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, मेरा आपसे फिर से बुनियादी सवाल है, कुल मिला के मदरसे जिस हालत में हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? इन मदरसों से पढ़कर निकलने वालों का भविष्य उज्जवल है। ये मदरसे आने वाले नस्लों को एक बेहतर नागरिक बनाने में और अपने पैरों पर खड़ा करने में पूरी भूमिका निभा रहे हैं। क्या आपको ना इत्तेफाकी नहीं है कि बाकी जो शिक्षण संस्थान हैं उनके मुकाबले में इन मदरसों की हालत उतनी बेहतर नहीं है और वाकई इसमें सुधार की कोई गंभीर जरूरत है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुधार की जरूरत है, लेकिन उस सुधार के लिए पैसे की जरूरत होती है। मुस्लिम समाज बहुत गरीब है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखिए कि वो कहते हैं कि आज मुसलमान दलितों से भी नीचे, दलितों से भी बदतर हालत में है। तो जब दलितों से बदतर हालत में है, आप 2 पैसे जो मदरसे को मिलते हैं, बजट का कितने % हिस्सा होता है बताएं? पॉइंट समथिंग होता है, और वो भी पूरी तरीके से खर्च नहीं होता। तो जब हम दलितों से भी बदतर हालत में पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे शिक्षण संस्थान कैसे बना सकते हैं? और जो अच्छे बनाते हैं तो वो आजम खां होते हैं, वो हाफिज सिद्दीक साहब होते हैं कि उनके ऊपर ईडी और ये डंडा चल रहा है, वो जेलों का नंबर है। लिहाजा कैसे बनाएंगे हम? सवाल ये है। और जब बाबा रामदेव बनाते हैं तो जमीनें जो है वो सरकार देती है, बाबा रामदेव को जमीनें सरकार देती है। तो बात यह है कि खाली धर्म के नाम पर जब इस मुल्क में राजनीति होगी और जब मुसलमान का नाम आएगा तो आप नफरत से इजहार करोगे और उनको आतंकवादी भी बताओगे। उनको इस मुल्क का शहरी मानने के लिए तैयार नहीं। इस मुल्क का शहरी मानने के लिए तैयार नहीं है। जमीर अहमद खान साहब के कई सवाल है। उनका मानना है कि मदरसे बेहतर किए जा सकते हैं, पर उसके लिए पैसे चाहिए। पर जो मिल रहा है आप तो उसे भी रोक देना चाहते हैं। तो ऐसे में अच्छे भविष्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पर चिंतामणि मालवीय जी को बहुत आपत्ति है जमीर अहमद खान साहब की दलीलों पर। सुनते हैं चिंतामणि मालवीय जी की दलीलें, पर फिर से चिंतामणि जी से पूछने के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं, और वो सवाल उस विषय से जुड़े हुए हैं जहां पर अमरेंद्र नाथ सिंह जी से मेरी बात छूटी थी। पहले चिंतामणि जी की दलीलें सुन लें मदरसों के संदर्भ में। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ जमीर अहमद साहब के बहुत सम्मान के साथ एक कहना चाहूंगा कि जब आप गरीबी की बात कर रहे हैं, मुसलमान गरीब है, अरे कोई सारे शहरी एक साथ पढ़े तो मुसलमान गरीब क्यों है? मुसलमान 12 बच्चे पैदा करेगा और फिर कहेगा कि हम गरीब हैं। आप बताइए, आप क्यों अपनी कौम को ये क्यों नहीं कहते कि आप 2 बच्चे पैदा कीजिए जिसको पढ़ा सके, जिसको अच्छा नागरिक बना सके? आपको मदरसों की जरूरत क्यों है? आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जरूरत क्यों है? आपको जो है दूसरी यूनिवर्सिटी जो सरकार की यूनिवर्सिटी है उस पर अविश्वास क्यों है? उसमें क्यों नहीं पढ़ते? और उसमें पढ़े हुए लोग तो फिर भी आगे बढ़े हैं। आपकी यूनिवर्सिटियां तो केवल जमीन दबाने का एक माध्यम है, केवल पैसा और वहां पे अतिवादी इस्लाम पढ़ाने का एक माध्यम है, जिसको आपने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। तो आप उसको शिक्षा संस्थान कहते हैं जहां पर केवल नफरत पढ़ाई जाती हो
और आप बात कर रहे हैं जमीर अहमद साहब कि साहब आप तो नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे बताइए सबसे ज्यादा नफरत आखिर एक जगह कहीं घनीभूत है तो वो कुरान है। आपको इस बात पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन एक बार उस नजरिए से पढ़ लीजिएगा कि गैर मुस्लिमों के बारे में कुरान क्या कहता है। क्या वो नफरत नहीं है? मैं तो एक तर्क की बात कर रहा हूं, विरोध नहीं। आप बताइए, आप पढ़ लीजिए कि क्यों केवल दूसरा ही जहन्नुम में जाएगा, क्यों केवल दूसरों को ही सारी सजाएं मिलेगी, क्यों आप दूसरों को जाहिल और क्यों आप दूसरों को काफिर कहते हैं। क्या हक है आपको किसी को काफिर कहने का और किसी को नरक की आग में जलाने का? ये कैसे कर सकते हैं आप? तो मेरा सोच ये कि सबसे ज्यादा नफरत तो शुरुआत आपकी हर बात में नफरत। आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए, मदरसे चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए और फिर ये भी चाहिए कि हम विक्टिम भी हैं। आप कितना इस देश का कितना दोहन, कितना शोषण करोगे और इस देश को क्या दे रहे हो आप बताइए। 20 करोड़ की आबादी में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर दिए हैं आपने? आप बताइए कि मानव संसाधन कितना है आपके पास? आप केवल और केवल इस देश को अज्ञानी लोगों से, जाहिल लोगों से और अनपढ़ों से भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो रहे हैं चिंतामणि जी आप? इस देश में एक से एक मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग बहुत उच्च पदों पर पहुंचे हैं अपनी काबिलियत के आधार पर। इस देश के राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहे हैं, इस देश के तमाम शिक्षा मंत्री भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए रहे हैं। एक पूरे के पूरे वर्ग को आप खारिज कर दें, मेरे ख्याल से थोड़ी जाती है। लेकिन मेरे आपसे सवाल इससे इतर है। आपके सवालों पर भी मैं जवाब जरूर दूंगा जमीर अहमद खान साहब का, लेकिन आपसे सवाल है गाय के संदर्भ में। क्या कहते हैं आप? गाय के संदर्भ में भी देश के सम्मान्य उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी है, इस पर चिंतामणि जी कुछ कहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में तो मैं किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन फिर भी गाय से चूंकि लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा है तो वैकल्पिक चीजें खाई जा सकती है और वैसा उसमें कोई नहीं। लेकिन गाय चूंकि एक, अगर हम भी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, रोज जो है ये देश 5 बार सुन रहा है कि हम ही सत्य हैं, दूसरे सब गलत है, तो ये भी इतनी बड़ी उदारता है कि नहीं? तो इनको भी उदारता रखना चाहिए जी। और दूसरा ये अभी जो आपने क्या, मैं प्रश्न थोड़ा सा मिस हो गया आपका, लेकिन केवल जहां तक गाय का प्रश्न है, मैं ये चाहता हूं कि आप गाय की हत्या छोड़कर के कुछ और को आप तो काटते ही है। भैंस काटते हैं, ऊंट काटते हैं, बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, मछलियां काटते हैं, जो काटते ही है। अगर इस देश में हिंदू समाज यदि ये नहीं चाहता है कि साहब आप गाय ना काटे तो आपको सदाशयता दिखानी चाहिए। नहीं, आप ये तो सदाशयता दिखा देंगे, आपकी सरकार क्या करेगी? अदालत ने कहा है देश की संसद में कानून बनाया जाना चाहिए, गौवध बंद होना चाहिए। क्यों नहीं कर देते? क्यों डरते हैं? द्विवेदी जी, अभी आपने कहा कि साहब मुसलमानों में बड़े बड़े लोग भी बने, कोई भी मदरसे से निकला है। अब्दुल कलाम मदरसे से नहीं निकले थे। अगर अब्दुल कलाम मदरसे से निकले होते तो उनके पास में राइफल होती और किसी जेल में पड़े होते। वो मदरसे से नहीं निकले थे। जितने बड़े लोग हैं और जो राष्ट्रपति बन गया वो केवल तुष्टीकरण के कारण बना है, कांग्रेस की नीतियों के कारण बना है, विपक्षियों की नीतियों के कारण बना है। ये केवल इसलिए नहीं बन गए कि उनकी काबिलियत थी और बड़े महान थे। क्या कमाल की दलील दी है चिंतामणि मालवीय जी, धन्य हो गए आज पूरी भाजपा आपकी दलील से। सम्मान्य अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन, और उनके संदर्भ में आपकी दलील है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण से बने। ये ज्ञान की बात तो हमें आज ही पता चली, हमें तो पता ही नहीं था इस ज्ञान की बात का। करूंगा मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो मदरसे में पढ़े होते तो मिसाइल मैन नहीं होते। उनके पीछे गन टंगी होती, उनके वो पिस्टल मैन होते, फिर मिसाइल मैन नहीं होते। मैं ये कह रहा हूं, आप उसको गलत संदर्भ से जोड़ रहे हैं। मैं गलत संदर्भ से जोड़ रहा हूं, लेकिन शायद संदर्भ जमील अहमद खान साहब समझ गए। एक बार खान साहब की बात सुन लेते हैं। जी खान साहब, ये उनकी जीवनी पढ़ ले। उनका बाप एक मस्जिद का इमाम था, एक बहुत छोटी सी दुकान थी और वो मदरसे के पढ़े हुए। आप उनकी जीवनी तो पढ़िए, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप खाली, आपके जहन में एक नफरत है और वो जहर है जो आप यहाँ बैठ के उगल रहे हैं। और हमें शर्म आ रही है आप जिस तरह की बात कर रहे हैं। वो आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। खान साहब का कहना है चिंतामणि मालवीय जी की दलीलों के साथ में मेरी भी ना इत्तेफाकी है। लेकिन चिंतामणि जी, मैं केवल उस बिंदु पर रह जाता हूं जो आपके लिए संवेदनशील विषय है। गाय के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का तो बड़ा आग्रह रहा है। अदालत का दिशा निर्देश सुझाव की शक्ल में, जैसा अमरेंद्र नाथ सिंह बता रहे हैं, आया है। क्या कहते हैं, भाजपा क्यों घबरा रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के संदर्भ में या उसकी हत्या को प्रतिबंधित करने में? कुछ कहेंगे? देखिए,
हत्या गाय की हत्या प्रतिबंधित होना चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं। और जहां तक राष्ट्रीय पशु का, वो राष्ट्रीय विषय है, उसको संसद तय करे, प्रधानमंत्री तय करें। वो किसी पार्टी का विषय नहीं हो सकता कि भाजपा तय कर देगी या ये कर देगी। संसद होती है, बहस करते हैं, सांसद तय करते हैं। और जो एक बार देश ने तय कर दिया, वो सोच समझ के तय करा कि इस देश का जो प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय पशु, वो शेर होगा, तो शेर है। अब उसमें ये करना जी, मैं इस पर ना इत्तफाकी नहीं रखता और ना ही अपना कोई इत्तफाक रखता हूं कि मेरी सहमति और असहमति का कोई सवाल नहीं है, संसद तय करेगी। संसद तय करेगी। भाजपा के प्रखर वक्ता चिंतामणि मालवीय जी गाय के संदर्भ में प्रतिबंधित करने के संदर्भ में दाएं बाएं हो गए। यह भाजपा का विषय नहीं है, संसद तय करे। लेकिन मैं आजमी साहब वापस आपके पास में रुक करता हूं और आपसे वापस मदरसों को लेकर ही एक बार फिर कुछ संजीदा बातचीत करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है आजमी साहब कि मदरसों की समाज में भूमिका को लेकर एक नए सिरे से शुरुआत की जरूरत है? सरकारी पैसा खर्च किया जाए न किया जाए, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मदरसों को सही रूप से समाज में एक बार फिर प्रस्तुत किया जाए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सही कहा है मंशू जी ने, आपने, क्योंकि मदरसों की जिस तरीके से एक छाप आ रही है, सामने आ रही है जी, वो बड़ी अफसोस की बात है जी। आपने सही कहा है कि मिशनरीज स्कूल में लाइन लगा करके एडमिशन लेना पड़ता है जी। लेकिन मदरसों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है जी। लेकिन हो सकता है। ये कमियां तो बिल्कुल है जो मदरसा चलाते हैं, जो उनके इंतजामिया है, उनको ये समझना चाहिए कि मदरसों में किस तरीके की एजुकेशन सख्ती से लागू करनी चाहिए। जो मॉडर्न एजुकेशन की बात आई थी जब शुरुआत किया गया था, तो मदरसों में आज तक उस तरीके से नहीं काम हुआ। अगर होता तो वहां से बच्चे नो डाउट बहुत अच्छे बच्चे निकलते। और जहां तक तालीम की बात है, जैसा कि अभी चिंतामणि जी ने कहा कि वहां पे जो पढ़ते मदरसों से उनके हाथ में असलहे होते हैं, शायद उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने उसी मदारिस से निकल करके, मदरसों से निकल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो उनको ये भी अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे पहले उन मदरसों से आवाज उठी थी जिन मदरसों की ये आतंकवादी नर्सरी की बात करते हैं। बड़ा अफसोस होता है क्योंकि ये पढ़ते नहीं है। जहां तक सवाल एजुकेशन का है तो बिल्कुल सुधार होने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट जिन मदरसों को अनुदानित पे लिया है, उनमें सही मानों में उतनी कायदे से जितना होना चाहिए शिद्दत से काम, उतनी शिद्दत से काम नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने कहा कंपटीशन, मैं कई मदरसों में जानता हूं जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो आज केजीएमसी से, लखनऊ केजीएमसी में डॉक्टर हैं, 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो मदरसों से पढ़े हुए हैं। अगर मदरसों में इंग्लिश और वो हिंदी और मैथमेटिक्स और साइंस न पढ़ाई जाती तो शायद ये बच्चे उस मदरसे से निकल के नहीं जा सकते थे। लेकिन अगर हम परसेप्शन पूरे ऑल ओवर बना ले कि नहीं साहब वहां से तो बड़ा ये धार्मिक होता है और धर्म ही की शिक्षा देते हैं, कट्टरपंथी देते हैं, तो ये सोचना एक बड़ी बेईमानी होगी इस रिलीजन के साथ। जहां तक माइनॉरिटी की बात है, तो माइनॉरिटी, सारे माइनॉरिटी का यही हाल है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में मुस्लिम गरीब है। आपने भी बताया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो अभी तक किसी ने लागू ही नहीं किया। जो मुसलमानों की जो हालात है ग्राउंड पे आप देखें, जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर के है, वो जाहिर सी बात है किसी और कम्युनिटी और किसी और रिलीजन्स में नहीं होगा। जैसे आपने कहा दलित फिर भी हमसे बेहतर है, इसलिए कि दलितों में ये जागरूकता आ गई कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन आज भी मुसलमानों में ये कहीं न कहीं कमियां हैं और खास तौर से इसके जिम्मेदार मदरसा चलाने वाले संचालक हैं जो चलाते हैं। आजमी साहब बड़ी खरी बात कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वाकई मदरसे चलाने वालों ने उतनी संजीदगी का परिचय नहीं दिया जिसकी जरूरत थी और इसका दुष्परिणाम पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। चिंतामणि जी फिर कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? जी चिंतामणि जी। आज भी साहब के साथ बड़े सम्मान से कि वो कह रहे हैं साहब मदरसों ने जो है आजादी की लड़ाई में किया, और बड़े बड़े नाम नहीं बता रहे हैं, केवल कह रहे हैं। आजमी साहब मैं एक नाम आपको बता रहा हूँ, अशफाकुल्ला खान। दूसरा नाम आप बता दीजिए जो मुस्लिम कम्युनिटी से निकला और जिसने जंग लड़ी हो। आप बताइए, आप अली उनको पढ़ लीजिए, अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक को। वो खुद ही यही करते थे कि आप अंग्रेजों के साथ चलिए, और सारी मदरसा प्रणाली जो है वो अंग्रेजों के साथ चली। पूरा मुस्लिम नेतृत्व जो है वो अंग्रेजों के साथ चला। और आपने आंदोलन तब किया जब खिलाफत की बात आई, आंदोलन करना पड़ा। आप उसको आजादी का आंदोलन मत बोलो। और आजादी में मरने वाले लोगों की और जो संघर्ष करने वाले लोग थे उनका अपमान कर रहे हैं।
जी। क्योंकि जिन लोगों ने मदरसे के बच्चे कभी बाहर नहीं आए, मदरसे के शिक्षक कभी बाहर नहीं आए, मैंने तो नाम बता दिया, दूसरा आप बता दो। कोई नहीं, ये केवल अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते रहे कि हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कोटा मिल जाए, और इसको केवल यूज जो मुस्लिम नेतृत्व उस समय का करता रहा, आप उसको आजादी के संघर्ष में अपहरण करने की कोशिश मत करो। आजमी साहब गलत कर रहे जी, बहुत गलती कर रहे हैं चिंतामणि जी का ये मानना है आजमी साहब। लेकिन चिंतामणि जी, मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी है, आजादी के आंदोलन में हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अंग्रेजों के साथ नहीं था, स्पष्ट है आपका दावा। इस देश में जितने हिंदू थे वो सब एक राय होकर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहे थे। आपके हिंदू धर्म के मतावलंबी तमाम राजे महाराजे और लोग किसका साथ दे रहे थे? अगर भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, उसके लिए जो गवाही दी थी वो किसी मुसलमान ने दी थी या किसी हिंदू ने? सवाल है आपसे। जो लाठियां चली हैं लाला लाजपत राय पे, वो लाठियां किसने चलाई थी? क्या वो अंग्रेजों ने चलाई थी या हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों ने भी? एक धर्म आधारित लोगों के संदर्भ में इतनी कट्टरता के साथ में आप इतनी दृढ़ता के साथ में बोल कैसे लेते चिंतामणि जी? आश्चर्य है। ये तथ्य है हिमांशु जी। जी। आप तार्किक विवेचन कीजिए, आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जब संगठित रूप से मुसलमानों को कहा जाएगा कि ये करना है, आप संगठित रूप से हिंदुओं को नहीं कह सकते। अगर संगठित रूप से हिंदुओं को कह दिया होता उस समय, तो आज ये जिस तरह का विभाजन हुआ, चूंकि हिंदू शक्तियां कमजोर थी, क्योंकि उनमें कोई एकता नहीं थी और आज भी नहीं है, तो इस कारण ये हुआ। विभाजन ही नहीं होता, और विभाजन होता तो पूरा सिंध नहीं चला जाता। हिंदू ताकतों में एकता आएगी कहां से? चिंतामणि जैसा मुखर हिंदूवादी प्रखर वक्ता जब गाय के संदर्भ में प्रतिबंध की बात आई तो दाएं बाएं से निकल गया कि संसद को तय करना है। इतना प्रखर वक्ता बोल ना पाया कि हां, भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करना चाहिए, और आप बता रहे हैं कि हमारी एकता के संदर्भ में। क्या कहते हैं चिंतामणि जी अपनी इस कमजोरी पर? हिंदुओं में संगठित सोच होता तो ये फिर इतनी बड़ी संख्या में या मुसलमान थोड़े होते, फिर ये तो चले जाते। आज ये इस तरह की तरह की मांगे थोड़ी करते कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये इस तरह की बात थोड़ी करते। ये इसलिए कि क्योंकि हमारी सदा से का है, क्योंकि और दूसरा हमारा इस तरह का स्वरूप नहीं है। माफ कीजिए चिंतामणि जी, आपकी क्या सदाशयता है? क्या आपने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है जिसके आधार पर आप ये दलीलें दे रहे हैं कि यहां से चले जाते? क्या ताकत दिखाई है आपने? क्या अपना वजूद दिखाया है? क्या आपने अपना इकबाल दिखाया है? बहरहाल मैं आजमी साहब के पास चलता हूं कुछ तार्किक बात करने के लिए, कुछ संजीदा बातचीत करने के लिए, वो बातचीत जो इस समाज में सौहार्द पैदा कर सके, जो परस्पर दूरियों को खत्म कर सके। जी आजमी साहब। जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। अभी चिंतामणि जी ने एक बात की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, सर सैयद साहब के बारे में। जी। सर सैयद जब वो तामीर कर रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, उस वक्त तमाम ये उलमाए इकराम उनकी मुखालफत कर रहे थे मॉडर्न एजुकेशन की। जी। और एक आलिम वहां जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब मैं आपके खिलाफ फतवा ले आया हूँ। जी। सर सैयद ने कहा कि क्या फतवा है? उन्होंने कहा कुफ्र का फतवा मैं ले आया हूँ। सर सैयद ने अखराजात पूछे और पूछे कितना खर्च हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर इसका 50% आप मुझे दे देते तो मैं अपने स्कूल की तामीर में खर्च कर देता और अपने आप को काफिर कह देता। जिस सर सैयद की बात इन्होंने कही है वो सर सैयद हिंदुस्तान की आजादी के लिए, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, बल्कि मुस्लिम नहीं ऑल कम्युनिटी के लिए काम किया उन्होंने। वहां हिंदू भी एजुकेशन हासिल करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, सभी लोग। और उनके साथ साना बसाना चलने वाले अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अल्लामा शिबली थे। अल्लामा शिबली बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की है जो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं उनको। अल्लामा शिबली ने भी मॉडर्न एजुकेशन जो नदवा को कायम किया, अल्लामा शिबली ने कायम किया। और अल्लामा शिबली ने शिबली कॉलेज आजमगढ़ इतना बड़ा इदारा कायम किया है। और उसके बाद फिर भी हम कहें कि मदरसों में तालीम नहीं होती, मदरसों में होती है, लेकिन आज का नजरिया हमारा बदल गया है। आज जो उलमाए इकराम है, जो लोग जो इंतजामिया है, जो निजामिया है, जो मदरसे को चलाते हैं, शायद अल्लामा शिबली जैसा जज्बा होता तो आज ये कौम बहुत आगे होती। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आजमी साहब ने की है। कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत के मर्म पर चलते हैं तो बातचीत का मर्म ये कहता है कि मदरसों को खत्म करने की जरूरत नहीं, बल्कि मदरसों को बेहतर बनाने की जरूरत है। मदरसों की पहचान इस देश में धार्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि इस देश में अच्छे नागरिक पैदा करने, तैयार करने के संस्थान के तौर पर बननी चाहिए। और वो जिम्मेदारी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए उन तमाम लोगों की है जो इन मदरसों के संचालन में अपना हाथ बढ़ाते हैं।
जहां तक रही गाय के संदर्भ में बात की, गाय के संदर्भ में अदालत ने सुझाव दिया है, ऐसा अमरेंद्रनाथ सिंह जी हमें बता रहे हैं। पर चिंतामणि जैसे जो लोग जो इस गाय के संरक्षण के संदर्भ में अपनी जिंदगी गुजार दिए, वो आज कह रहे हैं कि यह फैसला तो संसद को करना है। संसद में बहुमत किसका है, यह प्रश्न अपने आप में यक्ष प्रश्न चिंतामणि जी की दलील के कारण से बन गया है। देखें चिंतामणि जी इसका उत्तर हमारे बीच में कब लेकर आते हैं। जमीर अहमद खान साहब को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। तो खान साहब, मैं बहुत विनम्रता के साथ माफी चाहूंगा कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे और आपसे कुछ और ख्यालातों के संदर्भ में गुफ्तगू करेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हम जहां पर खड़े हैं वो इंसान होने के लिहाज से शर्मिंदगी पैदा करने वाला। अगर हमारे विचारों में, हमारी सोच में अगर इतने ज्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव है, दूरियों का एहसास है, तो फिर ये शेर अपने आप में बड़ा मुफीद हो जाता है, जिसमें कह रहा है शायर कि कहते हैं रह रह के मेरे पांव के छाले, कि कहते हैं रह रह के मेरे पांव के छाले, मंजिल से अभी तेरे कदम दूर बहुत हैं। जिगर शिवपुरी ने जो ये शेर लिखा था वो दरअसल कुल मिला के हमारे इंसान बनने की मंजिल तक पहुंचने का है। हम इंसान शरीर के तौर पर हैं, पर मन और व्यवहार के तौर पर होने के लिए शायद अभी हमें बहुत मंजिल दूरी तय करने के लिए बची हुई है। देखें हम ये दूरी तय कर पाते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। सादा पढ़ाओ।